अम्मी की निस्बत अबू के साथ बचपन से तय थी। अम्मी को पढ़ने का शौक था। उन्होंने बतौर प्राइवेट तालिबा एमए किया, जबकि गांव में किसी लड़की का एमए हो जाना एक मौजिज़ा था। इसके बरक्स अबू सिर्फ मैट्रिक पास थे। वो शुरू से लापरवाह थे। दादा ने बहुत चाहा बेटा पढ़ लिख कर कोई मकाम हासिल कर ले, मगर उन्होंने मैट्रिक से आगे पढ़ कर ना दिया। घर में खुशहाल थी, जमीन की पैदावार से अच्छा गुजारा हो रहा था। अबू मुलाजमत को और समझते थे, इसीलिए पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना दी। मेरे दादा और नाना आपस में सगे भाई थे। जमीन और जायदाद मश्तरके थी। दोनों भाइयों में प्यार बहुत था। जायदाद, जमीन और उसकी पैदावार पर कभी इख्तिलाफ न हुआ। हमेशा समझौते और इफ़हाम और तफ़हीम से काम लिया। अम्मी जान हसास और बासलाहियत थी। अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक रखती थी। हर काम खुश असलूबी और वक्त पर सरअंजाम देती थी, जबकि अबू लाउबाली और गैर जिम्मेदार इंसान थे। कोई काम वक्त पर न करते थे, बुजुर्ग समझाते तो बरमान जाते थे। शादी का मरहला आया तो तालीम का फ़र्क सामने आया, मगर नाना ने इस बात को मसला ना बनने दिया। यूं अम्मी की शादी मेरे अबू से हो गई। अम्मी के दो भाई थे, दोनों आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने मेरे वालिद को समझाया कि बेकार घूमने से बेहतर है हमारे पास लाहौर आ जाओ, कॉलेज में दाखिला ले लो और तालीम हासिल करो, कि इंसान की ज़िंदगी का कोई तो मकसद होना चाहिए। आवारा मंश दोस्तों में बैठना और गुपशप में वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि दोबारा पढ़ाई शुरू कर दो। मामू के समझाने पर अबवान के पास चले गए और कॉलेज में दाखिला ले लिया। वालिद साहब के तमाम तालीमी अखराजात मामू उठाते थे। वो दादा जान से कोई रकम ना मंगवाते। मैका और ससुराल एक ही था। हम बहन भाई की नानी और दादी ने मिलकर परवरिश की। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। इस खुशहाल खानदान को अचानक ही मुश्किलात ने घेर लिया। दादा और नाना ने हमसाया से जमीन खरीद ली जो उसके भाइयों के साथ मुश्तरका थी। उन्होंने केस कर दिया। हमारे बुजुर्ग भी फरीक बन गए। मुकदमे पर बहुत रुपया लग गया। उन्हीं दिनों सैलाब आ गया। हमारी जमीन दरिया किनारे थी। दरिया में तूफानी आने से जमीन दरिया बुर्द हो गई। वो घराना जो खुशहाल था माली परेशानियों का शिकार हो गया। अबू ने जू तू करके तालीम मुकम्मल की। बड़े मामू ने अपने असर और सुख से उनको एक अच्छी पोस्ट पर लगवा दिया। उनको सरकारी रहाइशगाह मिल गई। उन्होंने उम्मी और हमें अपने पास शहर बुलवा लिया। कुछ अरसे बाद उम्मी को ख्याल आया कि मैं भी मुलाजमत कर लूं। उन्होंने करीबी स्कूल में बतौर टीचर जॉब कर ली। वो सुबह हमारे साथ निकलती और छुट्टी के वक्त हमसे थोड़ी देर पहले घर आ जाती। वो खाना सुबह 6 बजे तैयार करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया करती थी। अम्मी ने हमारी तरबियत अच्छी तरह की और घर बनाने में बहुत मेहनत से काम लिया। वो अबू के तमाम काम अपने हाथों से सर अंजाम दिया करती थी। इनको अपने शौहर से बहुत प्यार था। उनके कपड़े धोकर इस्त्री करना, उनके लिए तरह तरह के खाने बनाना और उनको आराम और सुकून पहुंचाना वो मेरी वालिदा की जिंदगी का मकसद था। हमारा घर सुकून का गहवारा था। हम यहाँ शहर के अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर रहे थे तो अपनी माँ की वजह से, क्योंकि वालिदा और मामू तालीम की कदर मंजिलत को समझते थे। कभी कभी दादा दादी और नाना नानी हमसे मिलने आ जाते। हम सिर्फ छुट्टियों में ही गांव अपने आबाई घर जाया करते थे। शुरू में अबू हमारा बहुत ख्याल रखते थे। रफ्ता रफ्ता उनका रवैया रूखा फीका होता गया। अम्मी की बात बात पर एहानत करने लगे। हमें भी बिलावजा झिड़क देते थे। समझ में न आता था कि उनको क्या हो गया है। घर में आहिस्ता आहिस्ता बेसुकूनी कदम जिमती जा रही थी। उधर बेसुकूनी का आलम था तो उधर दादा जान और नाना अबू बारी बारी बीमार है कर खालिक कायनात से जा मिले। वालिद साहिब को अब किसी का डर ना रहा। वो और ज्यादा शेर हो गए। अम्मी पर हाथ उठाने लगे, हालांकि वो बेकसूर होती। हमारी कुछ जमीन जो दरिया बुर्द हो गई थी
दरिया का रुख तब्दील हो जाने से निकल आई थी, लेकिन इस पर मकामी लोगों ने कब्जा कर लिया था। मामू अपने असर और सुख से इस जमीन को वागुजार कराने में लगे हुए थे। इसमें हम लोगों का फायदा था। इस फायदे के बावजूद वालिद साहब का रवैया उम्मी से दुरुस्त न था। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बड़ा भाई इस्लामाबाद में पढ़ रहा था। वो हम सबसे बहुत प्यार करता था। अबू हरमा उसको मुनासिब खर्चा भिजवाते थे, लेकिन कुछ दिनों से वो मंसूर को खर्चा नहीं भिजवा रहे थे। अम्मी अपनी तनख्वाह पस अंदाज कर लिया करती थी। वो बेटे को रकम भिजवाने लगी। अबू से पूछती थी कि आप क्यों मंसूर को खर्चा नहीं भिजवा रहे हैं, तो वो कहते थे खर्चा पूरा नहीं हो रहा। हैरत की बात यह थी कि अखराजात वही थे, फिर अबू की तनख्वाह कहाँ जा रही थी। जिस ऑफिस में वो काम करते थे वहां एक शाजिया लड़की भी काम करती थी। अबू की इसके साथ दोस्ती हो गई। मेरी माँ इस बात से बेखबर थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन खानम ने अबू के मोबाइल में शाजिया का मैसेज देख लिया, लेकिन उसने ये बात अपने तक महदूद रखी। वो अब परेशान रहने लगी थी। जब वालिद साहब खर्चे के लिए उम्मी को तंग करते और रवैया खराब रखते, खानम और ज्यादा गमगीन होती। आखिरकार उसने मुझे बता दिया कि अबू का सिलसिला किसी गैर औरत से जड़ गया है, इसी सबब उनका रवैया बदल गया है। खानम अब चुपके चुपके वालिद साहब का मोबाइल चेक करने लगी, जबकि मेरी वालिदा भी उनके सेल फोन को हाथ नहीं लगाती थी। खानम ने मुझे बताया कि ये दोनों एक होना चाहते हैं, तभी उम्मी से अबू की नहीं बन पा रही। मैंने खानम को कहा कि हम उम्मी को इस मामले से बाखबर कर देते हैं। वो अपनी खुशियों का खुद दिफा कर लेंगी, लेकिन खानम बाजी ने मना कर दिया। कहने लगे, उम्मी बहुत हसास हैं, वो अबू और घर से बहुत मुखलिस हैं। ऐसा ना हो कि मायूस हैकर कोई इंतहाई कदम उठा लें और हम हाथ मिलते रह जाएं। काश हम इस वक्त उम्मी को बाखबर कर देते। हमसे कोताही हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि वालिद साहब ने खुफिया तौर पर इस औरत से निकाह कर लिया और उसको अलग घर में रखा। इस मामले का इल्म इस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर चुका था। अम्मी की तबीयत एक रोज अचानक खराब हो गई तो मैं और मुझसे बड़ा भाई उनको अस्पताल ले गए। वालिद साहब घर पर नहीं थे। खुदा ने यह भेद खोलना था। अस्पताल में अबू से सामना हो गया। वो शाजिया को अपनी गाड़ी में अस्पताल से ले जा रहे थे और उनके बाजुओं में एक नौजायदा बच्चा था। शाजिया ने इस नौमौलूद को जन्म दिया था। इस दिन इसकी अस्पताल से छुट्टी हुई थी। अचानक आमना सामना हो गया तो उम्मी दंग रह गई। वो समझ ना सके कि मेरा शौहर किस औरत और नौमौलूद को लेकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। अबू ने भी हमको देख लिया, मगर नजरें चरा ले। भाई ने वहां मौजूद नर्स से दरियाफ्त किया, जो इस वक्त शाजिया के साथ गाड़ी तक गई थी। उसने बताया कि ये अलिफ कराम साहिब की बेगम हैं, जिन्होंने 4 रोज कबल एक बेटे को जन्म दिया। इकराम साहिब मेरे अबू का नाम था। अब सारी हकीकत खुल गई। अबू घरे तो उम्मी ने इस्तिफसार किया। वो बिगड़ने लगे। मेरी माँ ने कुरान पाक उनके सामने रख कर कहा कि मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बता दो जो हकीकत है। मैं आपसे लड़ूं झगड़ों की नहीं, बल्कि आपकी दूसरी बीवी को घर ले आऊंगी। ताहम झूठ बोला तो मुआफ न करूंगी, बल्कि अपनी जान दे दूंगी। वालिद साहब ने सच न बोला, झूठ का सहारा लिया। कहने लगे कि मेरे एक दोस्त का नाम भी इकराम है। वो शदीद बीमार है। इसके घर बेटे की विलादत हुई है। उसने कहा था कि गाड़ी चाहिए, बीवी और बच्चे को घर लाना है। इकराम बारी की बीमारी के बाइस मैंने अर्जा अखलाक उनका ये कम सर अंजाम दिया है कि उनकी बीवी और बच्चे को अस्पताल से घर पहुंचाया है। इस कहानी पर यकीन करने को किसी का दिल ना चाहा, मगर हम खामोश थे। मैं और खानम जान चुकी थी अबू झूठ बोल रहे हैं। ताहम हमारी हिम्मत न हुई कि वालिद साहिब के राज से पर्दा उठाते। लब सिल गए थे। इस वाकया के कुछ रोज बाद ही वो औरत वालिद साहिब के साथ दोबारा शॉपिंग करती नजर आ गई। अम्मी जान ने इस मंजर को फिर अपनी आंखों से देख लिया। इस वक्त उनकी एक कोलीग नादरा भी उम्मी के हमरा थी।
ये दोनों स्कूल का कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी, क्योंकि चंद दिनों बाद स्कूल में फंक्शन होने वाला था और इस फंक्शन के इंतजाम की जिम्मेदारी उम्मी पर थी। नादरे शाजिया को जानती थी। वो इसकी कजिन थी। इसने उम्मी को बता दिया कि शाजिया फलां ऑफिस में काम करती थी जहां ये शख्स भी काम करता है। फिर दोनों की शादी हो गई। उन्होंने कोर्ट मैरिज की है। शाजिया का शौहर पहले से शादीशुदा और कई बच्चों का बाप है। ये मालूमात नादरा को इसके घर वालों से मिली थी जो शाजिया के रिश्तेदार थे। अम्मी को यकीन हो गया कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है और ये औरत उनकी दूसरी बीवी है। घर आकर उन्होंने वालिद साहब से दोबारा इस्तिफसार किया कि आज मैंने तुमको बाजार में दोबारा इसी औरत के हमरा देखा है। तुम कहते थे कि वो तुम्हारे दोस्त की बीवी है। बिलाखिर तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने शाजिया से शादी कर ली है। ये तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। मुझे को सब मालूम हो चुका है। वालिद साहब ने कहा कि अगर सब कुछ मालूम हो गया है तो अच्छी बात है। फिर तुम क्यों मुझसे पूछ रही हो? अम्मी जान ने कसम खाई थी कि मैं जान दे दूंगी अगर शरीक जिंदगी ने झूठ बोला तो। और अब साबित हो गया कि वाकई अबू ने झूठ बोला था। बस इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और फिर उम्मी ने रात को सोने से पहले जहरीली दवा पी ली। किसी को कुछ न बताया। दूसरे कमरे में जाकर सो गई। हमने इनको डिस्टर्ब करने की हिम्मत न की क्योंकि रूकर सुई थी। सोचा उनके पास जाएंगे तो बेआराम हो जाएंगी। मुझे और खानम को तो मालूम था कि अबू शादी कर चुके हैं। वो उम्मी से झूठ बोलते थे। बहरहाल सुबह हुई और ये वो मनहूस सुबह थी जिसके बाद उम्मी की जिंदगी में फिर कभी सुबह ना आ सकी। वो रात के जाने कौन से पहर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हमारी जिंदगी में माँ एक रोशन चिराग की मानिंद थी। वो ना रहे तो अंधेरा ही अंधेरा चारसू फैल गया। इस पर सितम यह कि कुछ ही दिनों बाद अबू अपनी दूसरी बीवी को अपने नौमौलूद बेटे के साथ घर ले। अब हमारा क्या जोर चलता। मामू बेचारे भी रूड होकर वापस अपने घरों को जा चुके थे। उम्मी की खुदकुशी का केस कोई दूसरा रुख भी इख्तियार कर सकता था जिसकी जद में अबोए सकते थे, लेकिन हमारे दोनों मामुओं ने ऐसा ना होने दिया और पुलिस को अबू से दूर रखा सिर्फ हमारी वजह से कि वो हमारे वालिद थे। शाजिया उम्मी की जगह हमारे घर आ गई। रफ्ता रफ्ता उसने घर का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। दोबारा नौकरी पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वालिद साहब इसकी किसी ख्वाहिश को रद्द न करते थे। इसके कहने पर उन्होंने हमको स्कूल से हट लिया और घरेलू जिम्मेदारियां हम दोनों बहनों के सुपुर्द कर दें। नई उम्मी अब अबू के साथ दफ्तर जाती थी तो अपना छोटा सा बच्चा हमारे सुपुर्द कर जाती थी। हमको अपनी माँ के मरने का दुख क्या कम था कि इस बच्चे की खातिर हमें तालीम भी छोड़नी पड़ी थी। बड़े भैया से रूकर फरियाद दी कि हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, जबकि सौतेली माँ तालीम से महरूम रखना चाहती है और अबू इसके हुक्म के गुलाम बने हुए हैं। मंसूर ने कहा कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं मामू से बात करता हूँ। हरगिज तुम पर इल्म के दरवाजे बंद न होने दूंगा। उसने मामू को सारी सूरत हाल बताई। मामू ने इस्लामाबाद में मंसूर को किराए का मकान ले दिया। फिर एक दिन जबकि उम्मी अबू दफ्तर में थे, हमने उनका नौमौलूद बच्चा पड़ोसन को दिया कि हम अस्पताल जा रहे हैं, आध घंटे तक आकर बच्चे को ले लेंगे। बहाना किया कि खानम की तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना है। इस तरह हम सब बहनें और भाई लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया बस रवाना हो गए। मंसूर भाई को फ़ोन पर इत्तला कर दी थी, वो मुकर्ररा वक्त पर अड्डे पर मुंतज़िर मिले। हमने सिर्फ अपने चंद जोड़े कपड़े लिए थे। हम मंसूर भाई के साथ उनके किराए के घर में आ गए। उधर जब पड़ोसन ने दरवाज़ खटखटा या तो किसी ने न खोला। वो परेशान हो गई। नई उम्मी का नंबर उनके पास था, उन्होंने उनको फ़ोन कर दिया। अम्मी और अबू दफ्तर से घर आ गए। पता चला कि हम मौजूद नहीं हैं। अबू ने मामू को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की फिक्र मत करो, हमारे पास आ गए हैं। तुमने इन सब का स्कूल जाना किस खुशी में बंद करा दिया था? क्या एक नए बेटे के पैदा होने की खुशी में?
अब सुकून से इस बेटे और उसकी माँ के साथ रहूं और अपने बाकी बच्चों को भूल जाओ। अबू में जुर्रत न थी कि वो मामू के मुंह लगते जानते थे, अगर ये लोग पब हार गए तो मुझे जेल भी करा सकते हैं। बस उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और हम नई माँ के गुलाम होने से आज़ाद हो गए। मंसूर ने हमको दोबारा इस्लामाबाद के अच्छे स्कूलों में दाखिल करा दिया। मामू जारी तालीम का खर्चा अबू की ज़मीन की पैदावार से देते थे। वक्त यूं ही गुजरता रहा और हम बहनों के साथ साथ दोनों भाइयों ने भी पढ़ लिख कर एक शानदार मुस्तकबिल पा लिया। चूँकि हमको एहसास था कि हमारी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो हमको आला तालीम दिलवाना चाहती थी। ये उनका वो ख्वाब था जिसको हर हाल में हमने पूरा करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।